जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि पिछले कुछ समय से 4-5 दिन से वीडियोस पब्लिश नहीं हुए थे एंड देयर वर सम मेडिकल इश्यूज रिगार्डिंग दिस। तो इस वजह से नहीं हो पाया था। एज यू ऑल ऑफ यू नो कि आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम द सेम एंड प्लस कुछ और भी इश्यूज हो रखे थे मेडिकल रिलेटेड, तो इसलिए वीडियो पब्लिश नहीं हो पाया। एंड दिस इज़ लाइक वन मैन आर्मी, सो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी टीम नहीं है मेरे पास जो मैं नहीं करूँ तो कोई और कर देगा। तो इसलिए अभी आई एम सो सॉरी, यू हैव टू बेयर विद दिस। आगे से पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए, वीडियोस में डिले ना हो। एंड ऑल्सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट इन टू आर दिस वीडियो ऑफ दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स इन इंग्लिश 2023। तो जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने कवर कर लिया था इंटरनेशनल रिलेशंस को। आज जो हम कवर करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स से। एंड ऑल्सो अंडर द इकोनॉमिक अफेयर्स जो पहला हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहला अपना टॉपिक देखते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है वो लॉन्च किया गया श्री पीयूष गोयल जी के साथ मार्च 31 2023 को, और ये इफेक्ट में आया अप्रैल 1 2023 को। साथ ही साथ इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी या एक्सपोर्ट करेगी, 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट करेगी बाय 2030, राइट। तो ये फिगर आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फिगर है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ने दो चीज़ों पे फोकस किया है। क्या है वो दो चीज़ें? इसने बोला है कि हम दो रिकॉग्निशंस करेंगे बेसिकली। पहला रिकॉग्निशन होगा रिगार्डिंग द न्यू टाउन्स, राइट। तो ये कुछ ऐसे नए टाउन्स खोजेंगे जहां से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। तो इसके लिए जो स्कीम चलाई गई है उसका नाम है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। साथ ही एक्सपोर्टर्स को भी प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्टर्स को भी ये प्रमोट करेंगे थ्रू स्टेटस होल्डर स्कीम। तो जो एक्सपोर्टर्स के लिए जो स्कीम है वो तो है स्टेटस होल्डर स्कीम, एंड जो टाउन्स के लिए जो स्कीम है वो है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम। तो भाई कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 व्हाट द स्टेटस होल्डर स्कीम स्टैंड्स फॉर, राइट, या किसके लिए काम करेगी। अगर सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी है तो भी आ सकता है, या फिर उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल ऑप्शंस में उसको डाल सकते हैं। सो एनीवेज ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दिस फिगर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑफ 2 ट्रिलियन डॉलर। साथ ही साथ ये दोनों स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, द टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम एंड द स्टेटस होल्डर स्कीम। दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेगी। किस तरीके से करेगी? बाय स्ट्रीमलाइनिंग द पॉपुलर एडवांस ऑथराइजेशन एंड ईपीसीजी स्कीम्स। तो भाई जो ऑलरेडी जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम्स चल रही हैं और जो ईपीसीजी स्कीम चल रही है उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के साथ ही, एंड मर्चेंटिंग ट्रेड फ्रॉम इंडिया, तो इन सबको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग इफेक्ट देगा। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है इसका एम क्या है कि ये री इंजीनियर करे और ऑटोमेशन पर ध्यान दे। ठीक है, तो एट द प्रोसेस एट री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो भाई एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा ईज ऑफ डूइंग भी हो जाए। एक्सपोर्टर्स को जो समस्या आती है वो मेनली बाहर जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ बिजनेस क्राइटेरियाज होते हैं इनकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो भाई कुछ री इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन के प्रोसेस के माध्यम से उनको भी फायदे मिलेंगे कि वो ज़्यादा हर्डल्स के बिना अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हर्डल को कम करने के लिए है। इससे पहले जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी वो 2015 में आई थी और 2020 तक रही थी। हालांकि उसको बाद में एक्सटेंड किया गया था मार्च 2023 तक, और इसीलिए मार्च 2023 में नेक्स्ट पॉलिसी आती है। तो अगर पूछा जाएगा कि इससे पहले जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, दैट पॉलिसी वाज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ 2015 टू 2020, और वहाँ पे जो टारगेटेड एक्सपोर्ट था वो था 900 बिलियन का। अभी हम बात कर रहे हैं 2 ट्रिलियन का, उस टाइम में था 900 बिलियन का हमें यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट किया था हमने 2020 तक। अभी इसमें 4 पिलर्स की भी बात की है कि भाई ये जो की अप्रोच है ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है। पहला पिलर है इंसेंटिव टू रेमिशन, इंसेंटिव दिया जाए। दूसरा पिलर है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन एक्सपोर्टर्स
स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंडियन मिशंस। तो भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जा सके। तीसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भाई बिजनेस को ईजी किया जा सके, लोग करने से कतराएं नहीं, ऐसी चीजें, ऐसे हर्डल्स उनके सामने ना रखे जाएं। साथ ही साथ इमर्जिंग एरियाज की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स एंड स्ट्रीमलाइनिंग द स्कॉमेट पॉलिसी। तो ये कुछ 4 पिलर्स पे ये बेस्ड है कि हाइलाइट्स अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन क्या है कि ये जो पॉलिसी है ये एम्फेसाइज कर रही है अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट मूविंग अवे फ्रॉम इंसेंटिव रिजीम। ठीक है, और फी स्ट्रक्चर में भी रिडक्शन किया गया है और आईटी बेस्ड स्कीम्स में भी। साथ ही साथ दूसरा जो हमने अभी पढ़ा था विषय टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस टीईई, तो 4 नए टाउन्स इसमें याद मेनली बताए गए हैं। फर्स्ट इज फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ठीक है, तो ये 4 एक्सपोर्ट दिस न्यू टाउन्स आर रिलीज। इसके साथ ही रिकॉग्निशन टू एक्सपोर्टर्स की अगर बात करें तो भाई एक्सपोर्टर जो हमने ये दोनों ही टर्म्स अभी पढ़े थे, तो दूसरा इसमें जो रिकॉग्निशन था वो एक्सपोर्टर्स के लिए था। और एक्सपोर्टर जो फर्म्स हैं दे रिकॉग्नाइज्ड विद द स्टेटस बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो भाई कैसे करेंगे, प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को फैसिलिटेट किया जाए, ईपीसीजी के माध्यम से फैसिलिटेट किया जा सके, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के माध्यम से फैसिलिटेट किया जा सके और एमनेस्टी स्कीम्स के माध्यम से भी फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये सारा जो है ये रिकॉग्निशन में आएगा, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स में। इससे पहले जो हमने देखा वो हमने देखा कि जो इम्पोर्ट टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस है वो भी बनाए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल 4 टाउन्स ऑफ एक्सलेंस बनाए गए हैं इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी 30, ऐसा नहीं कि पहले 4 टाउन्स हैं, ये ऑलरेडी 39 टाउन्स हैं, उसी में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए थे वो पूरे कवर किए हैं। कुछ और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इससे रिलेटेड हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हियर इज अबाउट द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सेंटर ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। एंड कैसे किया है, बाय अपस्केलिंग द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, सो सॉरी पढ़ने में नहीं आ रहा था, तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम, ओके, इसको अपस्केल किया गया है। ठीक है, NMNF जो है वो 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करेगा बाय डेवलपिंग 15,000 क्लस्टर्स। तो 15,000 क्लस्टर्स बनाने के साथ ही ये 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ इन द ये सब अगले 4 सालों में होगा। साथ ही साथ इसका जो टोटल बजट रहेगा वो 1584 करोड़ का रहेगा, जिसमें कि ये सेंटर का शेयर है। साथ ही साथ NMNF फार्मर्स जो हैं वो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको मिलेगी 15,000 पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से, 15,000 पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, तो ये उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा अगले 3 साल के लिए, जिससे कि वो ऑन फार्म इनपुट प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बना सकें। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं। साथ ही साथ सेंटर जो है इट इंटेंड्स टू सेटअप 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर्स ऑल्सो। तो भाई ये भी सेंटर चाहता है कि ये बनाए जाएं जिससे कि इजी एक्सेस मिल पाए बायो रिसोर्सेज के लिए, लाइक जीवामृत, घन जीवामृत, नीम अस्त्र, wherein the cow dung and the urine, neem and bioculture play an important role। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि हमें अगर बायो इनपुट्स डालने का मन भी है तो भी उसको कहाँ से लेना है, कैसे मिलेगा। यूरिया इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, आप कहीं भी जाओगे आपको मिलेगा। बट इस तरीके के जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको आप कहाँ लेने जाओगे, तो भाई इसके लिए सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेशनल फार्मिंग ऑन फार्मिंग मिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, तो आपको याद रखना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, PMFNE, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सो दिस इज इम्प्लीमेंटेड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट। तो भाई ये फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए की गई है एंड सपोर्ट द एंड सो सॉरी इसमें कुछ डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो गया था।
हाँ, तो पीएमएफएमई जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट। ठीक है, तो भाई आप कुछ सेटअप कर रहे हो या फिर आप अपग्रेड कर रहे हो ऑफ 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के माध्यम से अगले 5 साल के लिए। तो ये इसमें बोला गया है कि इसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ अ, ये जो 10,000 करोड़ का अमाउंट जो दिया गया है उसमें से 22,234 यूनिट्स, 22,234 यूनिट्स एंड 7,331 यूनिट्स जो हैं वो महाराष्ट्र और राजस्थान को स्पेसिफिकली अलॉट की गई हैं। ठीक है, तो 22,234 में से 731 उधर और दिस 22,234 यूनिट्स और 7,331 यूनिट्स जो हैं वो महाराष्ट्र और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली लगाई गई हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। अब ये है क्या एग्जैक्टली, कौन सी डेट को लॉन्च हुआ है, तो हम देख लेते हैं। 29 जून 2020 को लॉन्च हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। जो शेयर है इसमें एक्सपेंडिचर का अंडर द पीएम एफएमई स्कीम वो कैसा रहेगा, वो 60-40 रहेगा नॉर्मल स्टेट्स और सेंटर के बीच में, 90-10 रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के बीच में, और 100% सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर, ऐसी यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर्स नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी यूटीज है जहाँ पर लेजिस्लेचर है। ठीक, नेक्स्ट इज वन डिस्ट्रिक्ट, इट विल रन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए चलेगा एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आजकल आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी आप लिख रहे हैं तो ये कीवर्ड्स उसमें पुटअप कर सकते हैं आप। ठीक है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज अबाउट पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ नेशनल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम पीएमएफएमई। Next is the 3 centers of excellence for horticulture crops approved under MIDH. तो ये जो मिशन है फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has approved 3 new center of excellence for horticultural crops on March 9, 2023. ठीक है, तो इन्होंने 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को अप्रूव किया है। भाई कहाँ कहाँ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगेंगे, सबसे पहले तो वो देखना है हमको। ओके, सो अभी तक टोटल अप्रूवल जो है 49 को मिल चुकी है, जिसमें से 3 जो है ये अभी मार्च 9 को लगे हैं। देख लेते हैं कहाँ लगे हैं। पहला लगा है कर्नाटका में। सो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा वो कमलम के लिए बनाया जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट कमलम। कमलम इज अ ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, तो कमलम के लिए बनाया जाएगा बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ठीक है, सो दिस इज फॉर केरला। क्या आज इसमें प्रॉब्लम हो रही है, नॉट केरला, कर्नाटका, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन माय पैड, कुछ तो इशू हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर दिस। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कर्नाटका में बनाया गया कमलम के लिए। दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उड़ीसा में बनाया गया जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में फॉर मैंगो एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, और तीसरा जो है वो बनाया गया है फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स अंडर द इंडो इजराइल एक्शन प्लान एट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म कोडार। ठीक है, so this is in Goa. First center of excellence for Kamlam is in Karnataka. Second for mango and vegetables is in Odisha, and third for vegetables and flowers is in Goa. So these are the center of excellences. Now Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH ये एक centrally sponsored scheme है, operational है ये 2014-15 से, for the holistic growth of the horticulture sector covering fruits, vegetables, roots and this tuber crop, mushrooms, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashew, cocoa and Bombay. Bamboo. I'm so sorry. It's bamboo. आज कुछ तो स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है या शायद मेरी आंखें फ्लू से खराब हो गई हैं. So it is bamboo.
सो MIDH जो है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, इसमें सारी ही चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। 2014-15 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे ये शुरू हुआ था। नाउ द नेक्स्ट इनिशिएटिव हियर इज द स्वायत्त इनिशिएटिव। आई गेस आई हैव मिस्ड समथिंग, नो। स्वायत्त इनिशिएटिव, सो मार्च 2023 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM कमेमोरेट्स द सक्सेस ऑफ स्वायत्त। ये एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट द स्टार्टअप। तो भाई ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा किसके लिए? फॉर विमेन, यूथ एंड विमेन, सॉरी, स्टार्टअप्स, टू प्रमोट द स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ, स्वायत्त। सो पहले देख लेते हैं भाई स्वायत्त का फुल फॉर्म क्या है। स्टार्टअप्स, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ट्रांजैक्शंस। सो दिस इज द फुल फॉर्म स्वायत्त। ये लॉन्च हुआ था फरवरी 2019 में। इंटेंट ऑफ स्वायत्त 2019 was to promote inclusiveness of various categories of sellers and service providers to the portal। तो भाई स्वायत्त पोर्टल का क्या मेन एम था इस टाइम पे? ये था कि ये जो बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं चीज़ों को, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पोर्टल से जोड़ा जा सके। मोर देन 8.5 lakh micro and more more than 8.5 lakh of micro and small enterprises MSEs are registered। तो इनको रजिस्टर किया गया, ये रजिस्टर्ड हैं GEM पोर्टल पे, जो who have not been able to get business of over 1.87 lakh crore spent across the 68 lakh plus orders। ओके, तो भाई स्वायत्त स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई थी फरवरी 2019 में। इसमें स्टार्टअप्स को, विमेन को और यूथ को तीनों को प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने कोशिश की है कि सेलर्स और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पोर्टल पे लाया जा सके। तो इसकी शुरुआत हुई है। इट इज़ अ वेरी एफिशिएंट इनिशिएटिव। साथ ही साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में देखिए कि ये इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च हुआ था 2016 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Who is the Minister of Commerce and Industry? Kindly comment in the comment section. Who is the Minister of Commerce and Industry? Okay. So this is all about this. Now the next is MSME Competitive Lean Scheme. ये लॉन्च हुई मार्च 10, 2023 को। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ने इसको लॉन्च किया है MSME ने। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? अवेयरनेस लाना amongst MSMEs and lean manufacturing practices। लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती क्या है भाई? व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस? तो लीन मैन्युफैक्चरिंग एक मेथोडोलॉजी होती है जो कि फोकस करती है ऑन मिनिमाइजिंग द वेस्ट, कि भाई वेस्ट कम से कम हो विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाइल साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो वही सीधा सा फंडा है। लीन का क्या मतलब है? लीन मैन्युफैक्चरिंग अगर कहीं भी वर्ड आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेकिन बहुत ईजी वर्ड है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग ये बोलता है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है या फिर आप अपने उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो आप फोकस कीजिए कि लीन मैन्युफैक्चरिंग तभी हो पाएगी जब वेस्ट जो होगा वो कम मिनिमाइज होगा और जो ना दिस प्रोडक्टिविटी जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोडक्टिविटी शुड बी मैक्सिमाइज्ड। And under this scheme, MSMEs will implement lean manufacturing tools। This what are the tools? जैसे कि 5S, Kaizen, this Kanban something, Visual Workplace, Pokayoka etc। ठीक है, सो चैंपियंस पोर्टल की बात करें तो चैंपियंस का मतलब क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एंड दिस चैंपियंस पोर्टल लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 1 जून 2020। पे 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ICT बेस्ड मैथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी सिस्टम है फॉर मेकिंग द स्मॉलर यूनिट्स बिग बाय हेल्पिंग एंड हैंड होल्डिंग देम। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि लीन मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग कि इसमें कितने रिपोर्ट मतलब कितने टॉपिक्स को हमको इस एक वीडियो में कवर करना है। आई एम सो सॉरी। सो नेक्स्ट इज अमेंडमेंट इन द PM कुसुम स्कीम। मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे कि जो टारगेट्स हैं अंडर द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्कीम उसको अचीव किया जा सके।
सो इसी अचीवेबल गाइडलाइंस के थ्रू के अंतर्गत अमेंडमेंट को शेड्यूल किया गया था इन द स्कीम गाइडलाइंस बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव्ड ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ठीक है। तो स्कीम को एक्सटेंड किया गया था टिल मार्च 31 2026 तक। तो 2026 तक ये एक्सटेंडेड है। पीएम कुसुम की बात करें तो ये स्कीम जो है ये लॉन्च हुई थी 2019 में, और इसका एम था एट encouraging ensuring energy security for farmers in India, along with honoring India's commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel sources to 40%। तो भाई ये फिगर आपको याद रखना है कि इंडिया की जो कैपेसिटी है इसको बढ़ा के हमको 40% करना है। किस चीज़ का? नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हम बनाते हैं। और कब तक करना है ये? हमें 2030 तक करना है एज अ पार्ट ऑफ INDC, दैट इज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। तो इसके तहत हमको कम से कम 2030 तक 40% नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से बनी हुई एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है स्कीम के कि फरवरी 28 2023 को ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर plants of 89.45 megawatt capacity have been installed and 2.09 lakh agricultural pumps have been solarized। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मोटा मोटा फिगर तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने इंसेंटिवाइज हुआ, कितना इन्होंने छोड़ दिया इधर उधर के लिए। तो ये यू हैव टू रिमेम्बर, राइट। सो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स की हमने ये बात करी। नेक्स्ट इज PM मित्र पार्क। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड on March 17, 2023 that PM Mitra mega textile parks will be set up in। तो अभी और जगह पे भी सेटअप होने हैं। तो भाई कहाँ कहाँ पे सेटअप होने हैं? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। So how many are there? 1 2 3 4 5, गुजरात, 6 मध्य प्रदेश एंड 7 उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो PM मित्रा पार्क जो है मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इनको 7 जगह लगाने हैं। अभी कहाँ पर लगाना है? आपको सबसे पहले तमिलनाडु में लगाना है, फिर तेलंगाना में, उसके बाद आपको कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात, न्यू दिस मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इन सब जगहों पे PM मित्रा पार्क का निर्माण करना है। ये जो पार्क्स हैं इंस्पायर किए हुए हैं बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5F विजन, जिसका एम है कि भाई इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट किया जा सके फ्रॉम फार्म टू फैशन टू फॉरेन मार्केट्स। सो ये याद रखना है आपको कि जो 5F विजन है उसके तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है। द PM मित्रा स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन October 7, 2021। ठीक है। तो ये अनाउंस हुई थी अक्टूबर 2021 में एंड द पार्क्स वर एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप बाय 2026-27। और ये जो पार्क्स थे ये सेटअप थे 2026-7 से, मतलब सेटअप थे नहीं, सेटअप होंगे 2026-27 में विद एक्चुअल और टोटल आउटले ऑफ 4,445 करोड़। ओके। PM मित्रा पार्क स्कीम के बारे में बात करें तो ये पार्क इसमें डेवलप किया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से। इसको ओन करेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑल्सो, इधर सेंट्रल और स्टेट या फिर आपका दिस पब्लिक ट्रेवल का मोड। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है कि रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया गया था 14 सितंबर 2022 को। देन रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो है 23 स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसका वर्थ प्राइस है 60 करोड़। 60 करोड़, ओके। देन नेशनली टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन अप्रूव किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और से लेकर 23-24 तक। मिशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। और एम क्या है इसका? एम है कि अपनी कंट्री को हम ऐसी पोजीशन पे लाएं कि हम ग्लोबल लीडर के तौर पे उभर के आ सकें इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स एंड इंक्रीज द दिस यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है।
और इसका एम ये भी है कि डोमेस्टिक मार्केट साइज को यूएस डॉलर 40 बिलियन से लेकर यूएस डॉलर 50 बिलियन तक ले जाना चाहता है 2024 तक। ओके, सो स्टेटस क्या है टेक्निकल टेक्सटाइल के इंडिया में? द करंट वर्ल्ड मार्केट जो है अभी यूएस डॉलर 250 बिलियन का है और इंडिया का शेयर जो है उसमें 16 मिलियन बिलियन का एस्टिमेटेड है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 6% है ऑफ द ग्लोबल टेक्निकल मार्केट। द बिगेस्ट प्लेयर्स जो इसमें हैं वो हैं यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, चाइना एंड जापान। ओके, सो स्टेटस क्या है टेक्निकल, ये हमने देख लिया। गवर्नमेंट के एफर्ट क्या है टेक्सटाइल को बूस्ट करने का? तो भाई स्कीम जो है इट इज़ फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क SITP टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल्सो द स्टेट ऑफ आर्किटेक्चर। भाई आपको इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड Ministry of Textiles had launched technology mission on technical textiles also, जिसमें कि 2 मिनी मिशंस होंगे हर साल के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की भी बात हुई है। कोड्स फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल इन 2019 in 2019 the Ministry of Textiles Government of India had decided 207 HSN codes to mechanical क्या इसकी स्क्रीन को प्रॉब्लम हो रहा है? सो सॉरी, आज के वीडियो में बहुत इंटरप्शंस हो रही हैं। ओके, सो 100% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट इसमें इन्होंने अलाउ किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने FDI में 100% ऑटोमेटिक रूट को भी अलाउ कर दिया है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के माध्यम में। नेक्स्ट इज नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। सो 19 नवंबर 2022 को श्री सर्बानंद सोनोवाल इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिस ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। की पॉइंट्स इसके क्या थे? द की पॉइंट्स पर this is a major initiative by the Ministry of Ports and Shipping towards providing greener solutions। ठीक है, दूसरा ये कि अनाउंसमेंट जो है वो किया गया था by Union Minister at the INMARCO 2022 in Mumbai and Energy and Resources Institute TERI जो है it is the knowledge and implementation partner for this project। ठीक है, सो दिस इज अबाउट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इसके टारगेट सेट नहीं हुए हैं। सो मीन वाइल यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। नेक्स्ट इज नेशनल इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। सो इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो कहाँ पर लगाया गया है? वो लगाया गया है जम्मू कश्मीर में इन द विद इन हेल्प ऑफ एन इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी। निवेशक दीदी, ठीक है, तो निवेशक दीदियां कौन होती हैं? जो आपको प्रमोट करवाएंगी निवेश कैसे करना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी बाय द विमेन फॉर द विमेन। याद रखिएगा, बाय द विमेन फॉर द विमेन। कहाँ हो रहा है? डल लेक में, डल लेक ऑफ श्रीनगर। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो भाई ये कंडक्ट हुआ नवंबर 22 में। कंडक्ट किया गया IPPB के लिए के द्वारा और अंडर इनिशिएटिव किसका है? ये है निवेशक दीदी। फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को कंडक्ट किया गया था अमंग द लोकल रेजिडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड फेमस दिस डल लेक ऑफ श्रीनगर एंड निवेशक दीदी हेल्ड द फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन इन द लोकल कश्मीरी लैंग्वेज। तो भाई निवेशक दीदी जो है उन्होंने लोकल लैंग्वेज में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर किए थे। नेक्स्ट इज 15th अर्बन मोबिलिटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। तो नवंबर 4 2022 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर श्री हरदीप सिंह पुरी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला श्री पिनरई विजयन इन्होंने इनॉग्रेट किया 15th अर्बन दिस
मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो इन 2022 ऑर्गेनाइज किया गया है 4 से 6 नवंबर 2022 को। कहाँ किया गया है? कोची केरला में किया गया है। देन थीम इसकी क्या थी? थीम थी आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी और ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, साथ ही साथ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। एंड दिस कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सपो 2023 ये होगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, जो 16th होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। विनर्स ऑफ द अवार्ड्स की बात करें तो जो सिटी है विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अहमदाबाद bus rapid transport system. Second is the city for the best public transport system on the one by Navi Mumbai for sustainable city bus initiative. ठीक है, तो ये जो सिटी है, सिटी फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज वन बाय। नेक्स्ट इज सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, इट इज न्यू टाउन कोलकाता। The city with the best intelligent transport system, Chennai. City with the most innovative financial mechanism, Bhopal City Link called BCLL. Then the city in which green hybrid and this green transport initiative started, that is Indore for green mobility initiative. The city for the best multimodal integration is UP Metro Rail Corporation and India. Okay. The best metro rail for the passenger services and satisfaction is Bangalore Metro Rail Corporation. ठीक है, सो ये सारे आपको याद नहीं रखने हैं, ऑब्वियस सी बात है, बस एक बार इस पर नजर डालते रहिएगा और बहुत मगअप हमें से नहीं करना है। नेक्स्ट इज पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022। तो भाई इसको फैसिलिटेट करने के लिए दिस पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे समिट, ये हुआ था 11 से 12 नवंबर 2022 को, वाराणसी में हुआ था, याद रखना है आपको, वाराणसी में हुआ था। और ऑर्गेनाइज इसको किया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। सो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा रविदास घाट पे। और दिस वाटरवे 1 2 3 4, ओके, इसके बारे में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वाटरवे 1 2 3 4 हम देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो 1620 किलोमीटर का सबसे बड़ा वाटरवे यही है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये गंगा से लेके मतलब इलाहाबाद से हल्दिया तक है, इसको जनरली इस तरह से पढ़ा जाता है, दैट हल्दिया टू इलाहाबाद है, इलाहाबाद टू दिस हल्दी। तो ये हो गया आपका नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर। गंगा भागीरथी रिवर जो है वहीं से ये आपको मतलब बनाया गया है, स्ट्रेच पे इसको बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट्स इसमें कवर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवे 2 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र रिवर धुबरी सादिया आसाम, ये इनके स्टेट्स हैं। थर्ड इज नेशनल वाटरवे 3 205 किलोमीटर, ये सबसे छोटा है नेशनल वाटरवे 3। ये वेस्ट कोस्ट ऑफ कैनाल कोल्लम से शुरू किया गया है या वहीं पर ही है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो केरला है। और नेशनल वाटरवे 4 1078, ये कृष्णा रिवर है, this is on Krishna river, this fourth is on Krishna river. National waterway 3 is on the west coast canal and the fourth is on Krishna river, विजयवाड़ा मुक्तवाला। तो भाई चारों हैं आपके। सबसे बड़ा जो नेशनल वाटरवे है वो हल्दिया से इलाहाबाद है, इसमें आपके 4 स्टेट्स कवर हो रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, ये आसाम में है पूरी तरह। नेशनल वाटरवे नंबर 3
ये पूरी तरह केरला में है, ऑन द उद्योग मंडल वेस्ट कोस्ट कैनाल। और पूरी नंबर 4, वाटरवे नंबर 4, दिस इज ऑन कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश। तो भाई वाटरवे नंबर 1 ही ऐसा है जो बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स में है, बाकी इन्होंने अपने अपने स्टेट में कवर कर लिए। नेक्स्ट इज नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। ये लॉन्च की गई 17 अगस्त 2022 को एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कोलैबोरेट किया गया था विद द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें जो थी वो थी नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। The type was central sector scheme and the budget was, the scheme has been approved with an outlay of 360 crore for 4 years from 2022-23 to 25-26। ठीक है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो सफाई कर्मचारी एजेंसी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि 100% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है आपको, स्पॉन्सर्ड नहीं है। ठीक है, और जिसका बजट है वो अप्रूव किया गया है 360 करोड़ का, जिसमें से फॉर द 4 years from 2022-23 to 25-26। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि फैटलिटीज जो है सैनिटेशन वर्क में वो जीरो हो जाए, याद रखिएगा जीरो फैटलिटीज की बात कर रहे हैं। All the sanitation workers is performed by skilled sanitation work is performed by skilled workers and no sanitation workers come in direct contact with human fecal। तो भाई कोई भी डायरेक्ट फीकल कांटेक्ट में ना आए, जीरो फैटलिटीज हो, और जितने भी सैनिटेशन वर्कर हैं वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल सोलर मिशन। तो इनिशियली इसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन बोला गया था। लॉन्च हुआ था जनवरी 2010 में, और इसका एम था कि 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी या सोलर पावर जो है कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना है 2022 तक, लेकिन बाद में ये 100 गीगावाट तक बढ़ा दिया था। 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी हैज बीन divided into rooftop solar capacity generation, then this is large and medium scale grid connected solar projects 60 वाट के गीगावाट के। तो भाई जो रूफ टॉप है वो 40 गीगावाट का टारगेट रखा था, जो लार्ज या फिर मीडियम स्केल जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो 60 गीगावाट का टारगेट रखा गया था यहाँ पर। तो दिस इज अबाउट this Namaste scheme or National Solar Mission scheme. Next here is Business Reforms Action Plan 2020 Assessment। इसको रिलीज किया गया था 30 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा। ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म्स अगेंस्ट एक्शन प्लान, इस पे बेस्ड है। ये एडिशन था इसका 5वां, 5th एडिशन था। 15, 16, 17, 18 का एक साथ 19। स्टेट्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर द 4 कैटेगरीज। तो इनको 4 कैटेगरीज में रखा गया है स्टेट्स को। टॉप कैटेगरी स्टेट्स अचीवर, एस्पायरर्स, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो भाई टॉप कैटेगरी में जो टॉप किया है बिजनेस रिफॉर्म्स में वो आंध्रा ने, गुजरात ने और हरियाणा ने किया है। अचीवर्स की कैटेगरी में आते हैं हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एस्पायरर्स की कैटेगरी में आते हैं आसाम, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा रह गया बीच में, असम, छत्तीसगढ़, गोवा। और दिस इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम कैटेगरी, इसमें अंडमान निकोबार, बिहार और चंडीगढ़ है। तो भाई 4 कैटेगरीज हैं, आपको सब तो याद नहीं रखनी ऑब्वियसली, लेकिन अचीवर्स का आप ध्यान दे लेंगे तो ठीक है। आंध्रा, गुजरात और हरियाणा 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक, जहाँ हमने कुछ इनिशिएटिव्स की बात की, इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। आई एम सो सॉरी आज के वीडियो में थोड़ा सा बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस मिलेगी। नेक्स्ट टाइम से आपको ये डिस्टर्बेंस ना हो ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। कुछ स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ये डिस्टर्बेंस हो रही थी। आई एम सो सॉरी अबाउट इट एंड प्लीज़ बियर विद दिस वीडियो। बाकी नेक्स्ट हम रिपोर्ट इंडाइसिस का वीडियो कवर करेंगे, जो इसके बाद जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ रिपोर्ट और इंडाइसिस का रहेगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। कुछ कमियां हैं, ऑब्वियसली बात है, आई अंडरस्टैंड, बट उनको आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या कमियां हैं। आज के वीडियो में ऑब्वियसली जो कमी है वो मुझे पता ही है कि वो यहाँ से हमारे एंड से ही आ रही है। बाकी कमियां भी हमारे एंड से ही होंगी ऑब्वियसली, बट वो क्या है, अगर वो
पॉइंट आउट कर दिए जाएँ तो हम इन वीडियोज़ को और भी ज़्यादा बेहतर और नए तरीके की वीडियोज़ हम लेकर आ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ़ इस पर फ़ोकस कर रही हूँ कि इसको आपको कवर करके दे दिया जाए। आई ऑल्सो हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा हो जाता है, बट उसमें जितना भी कोशिश हो रही है वो हो रही है बिकॉज़ ऑफ दिस मेडिकल कॉजिंग ये थोड़ा-सा टाइम लग गया था, बट अभी आगे से ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी एक जेन्युइन फीडबैक की ज़रूरत है। जो भी देख रहे हैं, काइंडली सपोर्ट दिस चैनल और एक जेन्युइन फीडबैक भी आप दीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिपोर्ट्स और इंडाइसिस की वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। जय हिंद,